नारी शिक्षा, कृषि में सुधार, ये सारे आंदोलन चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी का एक रास्ता, बाबा साहब का अपना रास्ता। लोग दोनों में भेद करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक था कि देश के लोगों की भलाई। लोग कहते थे दोनों का रास्ता अलग अलग है, दोनों में विरोध है। यदि ऐसा होता तो महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाने का वकालत न करते। भारत के पहला कानून मंत्री बने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने। असहमति के प्रति सम्मान का भाव उस समय था। यही लोकतंत्र है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, इनके विचार अलग हो सकते हैं। हम सब बैठे एक घर में रहने वाले 4 भाई हैं, 4 परिवार है, तो सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन क्या हम उन विचारों को सुनना बंद कर देते हैं? उसके प्रति क्या यदि मेरे विचार नहीं मिलते तो उनसे नफरत करते हैं या उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं? आदरणीय साथियों, आज सवाल पूछना अपराध है। आप सवाल करेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। असहमति के सम्मान जब आजादी की लड़ाई में दिया गया तो आज लोकतंत्र बने, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 1950 में हमारा गणतंत्र घोषित हुआ, 73 साल गणतंत्र हो गए। हमारे असहमति के प्रति सम्मान और आदर भाव तो और प्रगाढ़ होना था, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में यह है कि आप यदि असहमत हैं तो जैसे तानाशाह कुचलते हैं उसी प्रकार से कुचला जाता है। और तानाशाह की दो बातें। एक, पहली बात, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो मुझसे डरना बंद कर दिया है, क्योंकि भय ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे भयाक्रांत होना चाहिए। और दूसरी बात, जो व्यक्ति असहमत है उसे समाप्त कर दो, कुचल दो, दबा दो। लोकतंत्र में यह हो नहीं सकता। लोकतंत्र में तो आपकी भी आवाज सुनी जाएगी, इनकी भी आवाज सुनी जाएगी, जो सबसे अंतिम छोर में व्यक्ति खड़ा है उसकी भी आवाज सुनी जाएगी। यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये लोकतंत्र है तो संविधान के कारण से। और यदि संविधान खतरे में है तो जो अधिकार आपको मिला है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, आपको बोलने की आजादी, आपको विचार रखने की स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार मिला है तो संविधान से। और आज जितने भी संस्थाएं उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो ये समझ लीजिए आपकी आजादी खतरे में है, आपकी स्वतंत्रता खतरे में है। संविधान यदि खतरे में है तो हम सबके भविष्य अंधकारमय है। और आज जरूरत है, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, जो संविधान हमें अधिकार संपन्न बनाती है, वही ये संविधान आज खतरे में है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो संविधान के मानने वाले हैं उन सब की जिम्मेदारी है, उस संविधान को जिसने बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है उसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आदरणीय साथियों, बहुत महत्वपूर्ण समय है। बाबा साहब को हम सब याद कर रहे हैं। केवल माल्यार्पण मत कर दीजिएगा, केवल मोमबत्ती मत जलाइएगा, अगरबत्ती मत जलाइएगा, केवल नमन भर मत करिएगा। बाबा साहब ने तो बहुत किया, हम 2 कदम तो उनके साथ चल रहे, उस रास्ते में चल सकें, यह कोशिश हम सबकी होनी चाहिए। उन्होंने जो संघर्ष किया, हम में से किसी की हिम्मत नहीं जो उस रास्ते पे उतना संघर्ष हम कर सकें, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए मार्ग में चल तो सकते हैं। तो आदरणीय साथियों, आज वक्त है संविधान की रक्षा करने की।
संविधान की रक्षा करके हम किसी के प्रति उपकार नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना और अपने परिवार के, अपने भविष्य आने वाली पीढ़ी के हितों की रक्षा करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा और बात न करते हुए बाबा साहब ने जो बात कही, उन्होंने जो सूत्र दिया, जो मंत्र दिया, आज हम सब उस रास्ते पे जिन्होंने चलने की कोशिश की, जो चल पाए, आज कहीं और है। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये नारा उन्होंने दिया था। समाज आज बहुत आगे बढ़ा है। दूसरा, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, न केवल अपनाया बल्कि जो उनके सूत्र हैं उसको भी अंगीकार किया। प्रज्ञा, करुणा और मैत्री। आज समाज में प्रज्ञावान तो है, आप शिक्षित बन गए, आप संगठित भी हो गए, लेकिन आपके हृदय में करुणा नहीं है, आपके हृदय में मैत्री की भाव नहीं है। तभी तो ये संघर्ष हो रहा है। जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति चलाई, मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे देश को 200 साल तक गुलाम रखा। जिस देश में 18वीं शताब्दी में पूरे दुनिया का 25% जीडीपी हिंदुस्तान का था, वो देश 200 साल बाद 30 करोड़ की आबादी थी, उसको भोजन कराने की ताकत नहीं थी, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति चली। और जब देश निर्माण हुआ, संविधान मिला, पंचवर्षीय योजनाएं आई, भिलाई स्टील प्लांट जैसे कितने ही आधुनिक मंदिर बने, उसके माध्यम से किसानों ने संघर्ष किया, मजदूरों ने पसीना बहाया, इंजीनियरों ने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए। आज न इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है, न मेडिकल कॉलेज की कमी है, न उद्योगों की कमी है, न शिक्षा की कमी है। और आज देश में जितना अनाज है, 3 साल तक के हिंदुस्तान की जनता को भोजन करा सकती है, इतना किसानों ने मेहनत की, मजदूरों ने मेहनत की। और आज सवाल पूछा जाता 70 साल में क्या किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे माता पिताओं ने, हमारे बहनों ने, हमारे साथियों ने जो मेहनत की, उसका अपमान नहीं है। क्या भिलाई स्टील प्लांट बना 70 साल में बना कि नहीं बना? क्या आप हम सब के पूर्वज इसके निर्माण में योगदान नहीं दिए? इसको यदि भुलाया जा रहा है, इसको नकारा जा रहा है, तो समझ लीजिए हम अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं। आज जो सड़कें बनी हैं, आज जो पुल पुलिया बने हैं, आज जो बिजली पहुंची है, आज जो शिक्षा के मंदिर बने हैं, भिलाई केवल स्टील प्लांट के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि शिक्षा के नाम से जाना जाता है। यहां से इंजीनियर, यहां के IITian, यहां के डॉक्टर पूरे देश और दुनिया में सेवाएं दे रहे हैं। तो आपके योगदान को नकारा नहीं जा रहा है। आदरणीय साथियों, जो अपने पूर्वजों के, अपने पुरखों के योगदान को नकारेगा, उसका भविष्य अंधकारमय होगा, उज्जवल तो कभी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ये बात कर रहे हैं। मैं राजनेताओं की बात नहीं करता, मैं अपने आपके पुरखों की बात करता हूं। उनके योगदान को नकारा जाए, किसानों के, मजदूरों के, इंजीनियर के, डॉक्टर के, शिक्षाविदों के, वैज्ञानिकों के। सुई नहीं बनती थी देश जब आजाद हुआ। आज हम कहां हैं? दुनिया के 5-6 देश हैं, उसमें हमारी गिनती होती है। ये कैसे हुआ? इस संविधान के चलते, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, सत्ता में बैठे हुए लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हों,
चाहे खेत में मजदूरी कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब के योगदान से देश यहां पहुंचा है। और उसे नकारने की कोशिश, यदि आप जवाब देंगे तो आपके जवाब को बंद कर दिया जाएगा। आदरणीय साथियों, मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलें और आने वाले पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखें। मैं इन शब्दों के साथ पुनः बाबा साहब को प्रणाम करते हुए आयोजक साथियों को बहुत ही बधाई और धन्यवाद देते हुए बहुत कृपा पूर्वक मुझे आमंत्रित की। पिछले दिनों भिलाई निवास में मुलाकात हुई थी। उस दिन उन्होंने निमंत्रण दिया था। मैंने कहा क्योंकि बहुत जगह कार्यक्रम है, मैं समय अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मन तो था यहाँ आने की और आया। तो मैं बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि बहुत मुझे जीत करके मुझे बुलाया, और उसको धन्यवाद इसलिए कि आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। आप सबको प्रणाम करते हुए उन्हें खूब बधाई, खूब आशीर्वाद, शुभकामना देते हुए, उस दिन तो उसको मना कर दिया था पैसे के लिए, क्योंकि और संगठन को दे दिया था। आज मैं 25 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। भिवानी में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने लघु सचिवालय स्थित